बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एक रिवीजन और डिस्कशन का सिलसिला शुरू है, टेस्ट बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके दे रहे होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका आपका टेस्ट होना, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 इज़ अबाउट द सर्कुलर मोशन। अब इसमें सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस मूव करे, यानी इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग अबाउट फिक्स सेंटर, तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर है। उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो कांस्टेंट हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वो यही है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसका हम फिर नाम क्या देते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारी आपके पास हैं, जिस तरह मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारे जितनी भी सर्कुलर मोशंस हम डेली रूटीन ऑफ लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसके अंदर दो बातें आपने अच्छी तरह से जहन नशीं कर लेनी है। वो ये कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होती है। रीज़न ये है कि सर्कल में मूव करते हुए हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है, जिसको आप उसकी टेंजेंट पॉइंट कहते हैं, कि डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एट ईच पॉइंट इज़ टोटली डिफरेंट। यानी हम किसी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं, अगर हम यहाँ उसको लेफ़्ट ओवर करते हैं तो वो टेंजेंशियली मूव करेगा, अगर हम इस पॉइंट पे उसको लेफ़्ट करते हैं तो यहाँ से टेंजेंशियली मूव करेगा। तो इसलिए हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा टेंजेंट टू द पॉइंट। तो इसी वजह से वेलोसिटी जो है वो तो वेरी कर रही होती है सर्कुलर मोशन में, लेकिन स्पीड जो हमारी है वो कांस्टेंट होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये आपके जो की पॉइंट्स हैं ये आपने जहन में रख लेने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर गो ऑन चेंजिंग। यानी पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा कि उसकी पोजीशन हर लम्हे बदल रही है, और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। अब वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा, तो हम कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आल्सो गोज ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन थ्रू मैग्नीट्यूड अगेन रिमेन्स कांस्टेंट। अलबत्ता इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में जो फ़र्क है वो यही है कि अगर कोई पूछे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रह सकती है, लेकिन डायरेक्शन के अल्टर होने की वजह से उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं स्पीड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे शेयर करने हैं कि पोजीशन वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। इसलिए हम कह सकते हैं आर डॉट वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम जानते हैं जब भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें रीज़न ये है कि हमारे पास जो रेडियस है, अगर हम पीछे डायग्राम को ऑब्जर्व करें कि ये हमारा है रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे और वेलोसिटी उसके टेंजेंशियली है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। इस वजह से इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी v डॉट a इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ डायरेक्टेड अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर, यानी जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है और जो रेडियस वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। हमारे पास जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट, और जो रेडियस वेक्टर है दैट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसी तरह वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वेरी सिंपल, चैप्टर 3 में हम पढ़ के आ चुके हैं कि सर्कुलर जो पाथ होता है, क्लोज जो पाथ होता है, कन्फाइंड जो पाथ होता है, उसमें वर्क हमेशा ज़ीरो रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि बॉडी को सर्कुलर मोशन में लेकर आती है, तो उसकी वजह से जो वर्क होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही होती। डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होने की वजह से हमारा वर्क जो है वो ज़ीरो होगी। इस तरह अगर हम एनर्जी की बात करें सर्कुलर मोशन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट और स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज ऑल्दो अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज़ वेलोसिटी बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी उसमें फिर वही बात आ गई कि जो हमारी वेलोसिटी है वो तो चेंज हो रही होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्योंकि चेंज नहीं हो रही, इस वजह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ये हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों जो हैं ये सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स हैं। इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। राइट हैंड रूल क्या है कि ग्रैस्प द राइट हैंड फिंगर्स अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, हमने उसके अक्रॉस इसको हमने ग्रैस्प किया। देन द इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फिंगर्स को कर्ल करना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। अगर ये हमारे पास इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो डायरेक्शन हमारी डेफिनेटली डाउनवर्ड होती। तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ नोन एज राइट हैंड रूल। इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेरी सिंपल, चैप्टर नंबर 3 में हमने जो जो पैरामीटर लीनियर मोशन के लिए पढ़े थे, अब वही पैरामीटर सारे के सारे एंगुलर के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों यानी वेलोसिटी वाला एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों जो हैं वो ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्प्लेसमेंट एंड ड्यू टू द वेरिएशन इन द वेलोसिटी हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन टाइम के लिहाज से है तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी की वेरिएशन टाइम के लिहाज से है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। अगेन अगर इनकी भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो वी हैव टू यूज़ द राइट हैंड रूल जो हमने अभी डिस्क्राइब किया। अब ये देखिए हमारे पास दो हमारे पास पैटर्न है जिसमें आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों केसेस में हमने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज है। तो उस वक्त हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही हो यानी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है मुसलसल, तो उस सूरत में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, बोथ विल बी पैरेलल। कब होगा, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, डायरेक्शन अब भी वही है, तब क्या होगा कि तब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के मुसलसल डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिसेलरेशन बन गया, रिटार्डेशन, जिसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी टोटली क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब कुछ रिलेशंस हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होते हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि लीनियर और एंगुलर में रिलेशन v इज़ इक्वल टू ओमेगा r। अब v इसमें लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से a इज़ इक्वल टू r इंटू अल्फ़ा। अब a हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फ़ा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये देखें, ये टेबल आपके सामने मौजूद है कि जो लीनियर पैरामीटर्स हैं उनको एंगुलर में कैसे कन्वर्ट करना है। उसमें तीन बातें आपने याद रखनी है कि हमने जब v दिया हुआ है तो हमने उसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लेना है, जब डिस्टेंस s हो तो उसको हम थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, जब एक्सेलरेशन a हो उसको अल्फ़ा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लीनियर टर्म्स की कन्वर्जन करते हैं इनटू द एंगुलर टर्म्स। इस चैप्टर का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पॉसिबली पूछा जा सकता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है कि ड्राइव द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर आपने जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करेंगे, द फोर्स विच टेंड्स द बॉडी टू रोटेट अबाउट द सेंटर इन अ सर्कुलर पाथ। अब उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या रोल है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो व्हाट इट इन्फ्लुएंस, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट। सिंपली अगर आप इसको कहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की स्टेबिलिटी सेंट्रीपिटल फोर्स पे कैसे डिपेंड करती है, उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट्स अपने अपने रेडियल जो उनका पाथ है उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम समहाउ ख़त्म कर देते हैं तो डेफिनेटली फिर वो जो प्लैनेट है वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ के टेंजेंशियली मूव करेगा और इट मे कोलैप्स विद सम अदर प्लैनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स की स्टेबिलिटी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर माइक्रो लेवल पर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ भी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर है। जो कूलम अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर समहाउ हम वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स को वैनिश करते हैं तो इन द रिज़ल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपना पाथ छोड़ देगा, टेंजेंशियली मूव करेगा और हो सकता है वो न्यूक्लियस पे जाके गिरे, जो कि हमारे पास फिर क्या होगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये जो एनिहिलेशन ऑफ न्यूक्लियस है दैट आल्सो डील्स के जो यूनिवर्स की स्टेबिलिटी है वो टोटली डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर।
नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सिंपली तो आप उसको कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। अब मोमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। इनर्शिया डील्स टू द मास। मोमेंट ऑफ, जिस तरह हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको हम टॉर्क कहते हैं, कि जो फोर्स के साथ रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इनर्शिया टोटली किसको रिलेट कर रहा होता है? मास ऑफ द बॉडी को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। अब ये तो मैथमेटिकल उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन फिज़िकली यानी इन द डेली रूटीन ऑफ लाइफ हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमारे पास किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए, या अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही थी उसको हमने रोकना है, उसके लिए जितनी फोर्स चाहिए, तो ये जो मेजरमेंट ऑफ द फोर्स है इन ऑर्डर टू रोटेट द बॉडी और टू स्टॉप द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज़ क्वांटिटेटिवली नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जिस बॉडी का रोटेशन फास्ट होगा उसको डेफिनेटली अगर हमने रोकना है तो फोर्स ज़्यादा चाहिए, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। और जो बॉडी स्लोली रोटेट कर रही होगी उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए होगी, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम है। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसी तरह से एनालिटिकली हम कह सकते हैं कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फिक्स एक्सिस और अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ गिवन बाय I = mr²। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कहा जाता है कि डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आल्सो कैलकुलेट इट फॉर द रिजिड बॉडी। ये टेबल एक बुक में भी दिया हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि टाइप ऑफ बॉडी लिखी हुई है, उसमें उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक रिंग है, तो रिंग के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ इक्वल टू mr², इसको आप हूप भी कह सकते हैं। इस तरह डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है? हाफ mr²। इस तरह से हमारे पास अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ यूनिफॉर्म है रॉड की, उसका 1/12 ml² होता है। इस तरह से कोई सॉलिड सफ़ेयर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है? 2/5 mr²। अब ये जो चारों हमारे मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, इनकी रेशो की सूरत में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क टू द हूप, हूप टू द डिस्क, डिस्क टू द रॉड, रॉड टू द डिस्क। तो इस तरह बहुत सारे वेरिएशंस के अंदर ऑब्जेक्टिव इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो आपने इन वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम सिंपली के लीनियर मोमेंटम और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? रेडियस के साथ, जिसको आप पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं अबाउट द फिक्स पॉइंट। तो इट इज़ एंगुलर मोमेंटम क्या है? दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम, दैट इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट L = I ओमेगा, तो उसमें फिर आपने पहले क्या करना है? R क्रॉस P, फिर लिखेंगे RP sin थीटा। अब मैक्सिमम मोमेंटम के लिए कंडीशन क्या होती है कि एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 हो जाएगा। P की जगह MV पुट करेंगे तो MVR हो जाएगा। अब हमारे पास जो V है ये क्योंकि लीनियर टर्म है, इसको जब एंगुलर में चेंज करना है तो V = होता है ओमेगा R। जब उसको आप R और R का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा mr² × ओमेगा, और mr² हम जानते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज़ ओमेगा। तो इसका मतलब हुआ एंगुलर जो मोमेंटम है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें इसके मुताबिक अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो क्या है। रोटेशन के दौरान आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ये है कि नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ओवर द बॉडी। जिस तरह लीनियर मोशन के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम में फोर्स का इफेक्ट ज़ीरो होता है, वैसे ही एंगुलर मोशन के अंदर जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें हमारा जो नेट टॉर्क है उनका इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें डेफिनेटली जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हम इसे कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स, तो दैट इज़ नेम्ड एज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
किसी बॉडी की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को इवेल्युएट करने के लिए पहले आप सिंपली उसकी जो लीनियर फॉर्म होती है यानी हाफ mv², फिर हम उसमें देखते हैं कि जो v है वो एक लीनियर टर्म है, उसको कन्वर्ट करेंगे एंगुलर में, v = ω/r, तो हमारे पास डेफिनेटली जो रिलेशन बनेगा रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का वो आ जाएगा 1/2 I × ω²। अब I इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमने वो जो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं तमाम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज़ हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। डिस्क के लिए कुछ और रिजल्ट आएगा, हूप के लिए और होगा, सफ़ेयर के लिए डिफरेंट होगा, रॉड के लिए डिफरेंट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द रोटेटिंग बॉडी, कि जब भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उस वक्त उसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ नेम्ड एज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि शो दैट रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ω², ये लिखा हुआ है। अब उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो लिखना होता है, यानी हाफ mv²। अब v उसमें लीनियर वेलोसिटी है, उसको आप चेंज करेंगे, v = ω/r। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और mr² क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो आपके पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 I × ω²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ तमाम जो भी हमने 4 बॉडीज़ डिफरेंट डिस्कस की, डिस्क, रॉड, हूप, उनके लिए सब के लिए ये डिफरेंट होता है। तो उनकी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं उनके रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बात जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हूप जो हमारे पास है ये एक स्पेसिफिक शेप्ड बॉडी है जिसमें जितनी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही रोटेशनल होती है। दोनों की जब हम फार्मूलेशन से सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है। इसी तरह से इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिस्क और हूप दो इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है कि स्पीड ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ हूप। तो जब इंक्लाइंड सरफेस से दोनों डाउनवर्ड आ रहे होते हैं तो पहले आप जब वो टॉप पे होंगे तो वहाँ उनमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही वो रोटेट करते हुए नीचे आते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। याद ये रखना है कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ 2 तरह की होगी, क्योंकि रोटेशन के दौरान वो रोटेट कर रहे हैं तो उसमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है। ये जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया है इसकी वजह से लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है जिसे आप ट्रांसलेशनल कहते हैं। तो इस तरह लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उसको सॉल्व करते हुए हमने फाइनली रिजल्ट निकालना होता है कि स्पीड ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ हूप। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वी यूज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इस्तेमाल करने का बेसिक मकसद होता है टेली कम्युनिकेशन। जितना भी हमारा इंटरनेट सिस्टम चल रहा है दैट ओनली ड्यू टू दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स है वो आपने याद रखनी है कि जब भी किसी सैटेलाइट को अर्थ के अबाउट हमने रोटेट करवाना है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से अगर उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो 2πr ओवर उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उससे डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 84 मिनट्स आ जाएगा। ये उस सैटेलाइट की होगी दैट इज़ एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ GPS सिस्टम। हर एक के मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद होता है जिससे हम लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो जो GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इससे हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को एक्यूरेसी से बता सकते हैं, और वो एक्यूरेसी कितनी होती है, दैट इज़ अबाउट 10 मीटर एक्यूरेसी। यानी जो पिन पोजीशन बताई जा रही होगी वो 10 मीटर प्लस या 10 मीटर जो है ना वो माइनस हो सकता है, उसकी एक्यूरेसी रेंज कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाता है रियल एंड अपेरेंट वेट। बहुत ही सिंपल सा है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें केसेस दिए हुए हैं। अब रियल वेट वो होगा कि जब तक बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे लाई कर रही है तो उसका जितना वेट है दैट इज़ नेम्ड एज रियल वेट। एंड इफ़ द बॉडी लाइज अदर देन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी आप किसी एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, आप मूविंग एलिवेटर में हैं, उस वक्त जो वेट ऑब्जर्व किया जा रहा होगा स्प्रिंग बैलेंस से, दैट इज़ नोन एज द अपेरेंट वेट। अब रियल और अपेरेंट वेट का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 4 केसेस आपके हैं। ज़रूरी नहीं कि चारों पूछे जाएँ, तो उनमें से कोई से 2 या 3 केसेस जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ 4 कंडीशंस हैं कि इफ़ द एलिवेटर इज़ स्टैटिक, इफ़ द एलिवेटर इज़ असेंडिंग, इफ़ द एलिवेटर इज़ डिसेंडिंग एंड इफ़ द एलिवेटर फॉल्स फ्रीली। तो चारों केसेस में हमने रियल और अपेरेंट वेट का आपस में रिलेशन बताना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। अब वेटलेसनेस हमारे पास क्या है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन में होती है
तो उस वक्त वो वेट लेस हो जाती है, यानी उसका जो अपेरेंट वेट है दैट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, दैट इज़ नोन एज द वेटलेसनेस। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अभी मैं आपको पहले भी बता चुका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के टॉपिक के अंदर कि किसी भी बॉडी को जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड सम फिक्स एक्सिस, दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई वी नीड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं किसी भी ख़ास मकसद के लिए, तो वहाँ क्योंकि जैसे ही वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ना होने की वजह से उन्हें जो ग्रेविटेशन पुल है जब नहीं मिल रहा, तो उनको अपनी वर्किंग में अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसमें वो मुश्किलात का सामना होता है। अब उन्हें वहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए ताकि वो अपनी मूवमेंट को पॉसिबल बना सकें। तो उस मकसद के लिए वो फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का सहारा लेते हैं, यानी वेटलेसनेस को ओवरकम करने के ही बेसिक मकसद होता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का, कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ प्रोवाइडेड इन द स्पेस क्राफ्ट। कैसे प्रोवाइड की जाती है कि हम उस स्पेस क्राफ्ट को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से स्पिन करवाते हैं एंड स्पिन मोशन काजेज द ग्रेविटी, जिसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इसी से रिलेटेड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब जियो स्टेशनरी यानी ये लफ्ज़ क्या शो कर रहे हैं कि समथिंग इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसको हम जियो सिंक्रोनियस भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इन सैटेलाइट्स की एंगुलर वेलोसिटी वैसी ही होगी जैसा कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है। तो दोनों में रेजोनेंस है, यानी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इस वजह से इसको जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट्स कहा जाता है। और इनका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का बड़ा मेजर रोल है, जिसमें आपने कुछ ऑब्जेक्टिव के की पॉइंट्स याद रखने हैं। ख़ास तौर पे जो इंटेलसैट 6 है सैटेलाइट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि किन किन फ्रीक्वेंसीज़ पे ऑपरेट किया जा सकता है और उसकी कैपेसिटी क्या है। लास्ट में न्यूटन और आइंस्टाइन का व्यू ऑफ ग्रेविटी है, इन दोनों में डिफरेंस, ये एक बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ न्यूटन एंड आइंस्टाइन अबाउट द ग्रेविटी। आल्दो कि न्यूटन ने ग्रेविटी से मुतल्लिक जो फार्मूला दिया, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, उसने आइंस्टाइन ने उससे मुत्तफिक हुआ। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन नहीं दिया अबाउट द ग्रेविटी के, लेकिन वो न्यूटन उस वक्त ये ना बता सका कि वाई द बॉडी शुड अट्रैक्ट द अदर वन, यानी मैकेनिज़्म ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन ना कर सका। सिर्फ ये कह सका था वो कि इन द यूनिवर्स टू बॉडीज़ अट्रैक्ट ईच अदर। अब कौन सा ऑब्जेक्ट किसको अट्रैक्ट करेगा, मैकेनिज़्म ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वाई ग्रेविटी शुड वर्क, तो ये तमाम जो क्वेश्चन मार्क्स थे इनका सलूशन हमें आइंस्टाइन ने दिया। आइंस्टाइन ने न्यूटन का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था, मैथमेटिकली अगर फोर्स निकालनी है उससे तो उसने इत्तफाक किया, लेकिन साथ ही साथ उसने जो एक बड़ी उसने तहकीक की ग्रेविटी के हवाले से, वो ये थी, उसने ये सोचा, जो उसकी अजम्पशन थी कि वी थिंक द स्पेस लाइक द रबर शीट, और रबर शीट के अंदर जब आप कोई मैस पुट करते हैं, कोई हैवी मैस उसमें हैंग करते हैं, तो दैट काजेज़ द कर्वेचर इनसाइड इट। अब उस कर्वेचर की वजह से इसके राउंड अबाउट जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए उसने कहा था कि जो स्पेस टाइम है दैट इज़ कर्व। तो आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो मोर बेटर है एज़ कम्पेयर टू द न्यूटन, क्योंकि आइंस्टाइन ने मैकेनिज़्म ऑफ अट्रैक्शन बता दिया कि जो हैवियर बॉडी होगा दैट विल अट्रैक्ट द लाइटर वन। इसी की वजह से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब ये लाइट जो है वो स्टार से आ रही थी और वो सूरज के करीब से जब रोशनी गुजरी तो उसमें भी बेंड देखा गया, डिफ्लेक्शन देखी गई। तो ये बेंडिंग ऑफ द लाइट ये इसी बात को शो कर रहा है कि हैवियर जो मैस था उसने लाइटर वन को अट्रैक्ट किया। तो इसलिए जो आइंस्टाइन की थ्योरी है दैट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू द न्यूटन्स। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आखिर में आपको बताता चलूँ। सेंटीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिजिड बॉडी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हूप, रियल एंड अपेरेंट वेट, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का रेडियस फाइंड करना। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें कि राइट हैंड रूल फॉर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, ये आपको बता चुका। सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन द एंगुलर मोशन एज द मास इन द लीनियर मोशन। अंडर विच कंडीशन ड्यूरिंग रोटेशन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लीनियर मोशन के जब हम रोटेशनली मोशन की बात कर रहे होते हैं तो रोटेशन के दौरान पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होता है, अगर बॉडी का जो साइज़ है
और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है जिसे आप रेडियल डिस्टेंस कहते हैं उनका कंपैरिजन किया जाए। इफ़ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन द रेडियल डिस्टेंस देन इट इज़ नोन एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। वाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ नीडेड, हाउ वी वेटलेस कैन बी ओवरकम्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेस टाइम कर्व जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जितनी साइड ब्लॉक्स हैं बुक के अंदर वो आपने याद रखने हैं। लास्ट में मेरा मैसेज फिर से वही कि स्टे होम एंड सेव लाइव्स। अल्लाह हाफ़िज़।